आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वज्जनों और मेरे प्रेरणा स्रोत श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यहाँ एक अकादमिक विषय पर अपने विचार रखने नहीं आया हूँ। मैं एक व्यावहारिक अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूँ, जहाँ कानून, तकनीक और भाषा तीनों मिलकर ज्ञान को एलिटिज्म अर्थात संभ्रांत कहे जाने वाले वर्ग विशेष से निकालकर एक्सेसिबिलिटी की ओर ले जाते हैं। आज मुझे फिर से उस परंपरा को कटघरे में खड़ा करने का एक अवसर मिला है, जिस परंपरा ने पेटेंट कानून या विधि शास्त्र के ज्ञान को भाषा की सीमाओं में बांध दिया है। यदि कानून का उद्देश्य न्याय है, तो यह भी विचारणीय है कि क्या वह भाषा जिसे अधिकांश लोग समझ ही न सकें, वास्तव में न्याय का माध्यम बन सकती है। और दूसरी ओर, यदि यही दुरूह ज्ञान आपकी अपनी जनभाषा में आए, तो क्या यह केवल जानकारी रहेगा या एक सशक्त अधिकार बन जाएगा? यह निर्णय हम सभी को लेना है। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पूरे शोध की रणनीति स्पष्ट हो जाएगी। इसे समग्र दृष्टि से देखें तो यहाँ आपको दो दिशाएं दिखाई देती हैं। एक ओर तकनीक है, जहाँ ज्ञान स्केलेबल और एक्सेसिबल बनता है, और दूसरी ओर परंपरा है, जहाँ ज्ञान जीवंत और आत्मसात होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूट्यूब और दूसरा ऑप्शन है संवादात्मक शिक्षण शैली। एक लीगल प्रैक्टिशनर की तरह इन्हें मैंने अपने व्यवहार में इंटीग्रेट किया है, ताकि मेरे किसी भी प्रकार के संप्रेषण के आधार पर जानकारी प्राप्त करने वाले को ये न लगे कि उसे कानून केवल पढ़ाया या बताया जा रहा है, बल्कि उसे समझ में भी आए, इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप स्लाइड को ध्यान से देखें। जब मैं अपना YouTube चैनल ओपन करता हूँ, तब यह पेज मुझे नज़र आता है। यहीं से थ्योरी प्रैक्टिस में बदलने का अभ्यास शुरू होता है। ये डैशबोर्ड बताता है कि आपका ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंच रहा है और कितना प्रभाव डाल रहा है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। वीडियो लेक्चर बनाकर एक के बाद एक अपलोड नहीं किए जाते, उनको क्रमवार व्यवस्थित भी किया जाता है। दोस्तों, जब कोई वकील एक केस तैयार करता है तो हर दस्तावेज का स्थान और महत्व तय होता है। उसी प्रकार यहाँ YouTube चैनल पर हर कंटेंट का अपना एक उद्देश्य और स्थान होता है। ये केवल अपलोड करना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है, जहाँ हर वीडियो एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है। ये डिस्क्रिप्शन जो मेरे व्यूअर्स को देखने को मिलता है, ये मेरे कार्य का लिखित प्रतिज्ञान है, जहाँ मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ व्यूअर डिसाइड करता है कि वो केवल देखेगा या जुड़ेगा भी। यहाँ लिखे शब्द विश्वास स्थापित करते हैं। यहाँ कंटेंट नहीं, क्रेडिबिलिटी निर्मित होती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह एक वीडियो का विवरण है, जहाँ कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि ये सही ऑडियंस तक पहुँचे। यहाँ केवल जानकारी नहीं, रणनीतिक प्रस्तुति काम कर रही है। दोस्तों, वकील के लिए प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा प्रशिक्षण होती है। कोर्ट में वकील केवल बोलता नहीं है, सुनता भी है और समझता भी है, और फिर वह उत्तर देता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी है। यह एंगेजमेंट ही नहीं, बल्कि वैलिडेशन ऑफ इम्पैक्ट है कि जो कहा गया वह लोगों तक पहुंचा भी या नहीं। यहाँ ज्ञान एक तरफा नहीं है, यह संवाद बन चुका है। दोस्तों, कंटेंट बनाना पहला चरण है, लेकिन उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाना ही रियल एम्प्लीफिकेशन है। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप का पेज है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उन्हें स्ट्रैटेजिकली एंगेज किया जाता है।
ज्ञान अगर अंग्रेजी की दीवारों में कैद हो जाए तो वो सत्ता बन जाता है, लेकिन जब वह अपनी मातृभाषा में उतर जाए तो वह शक्ति बन जाता है। पेटेंट कानून किसी के लिए जटिल है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह जटिलता ज्ञान की होनी चाहिए या भाषा की जटिलता। पेटेंट कानून लंबे समय तक एक विशेष वर्ग तक सीमित रहा। मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर 1995 तक तो एक छात्र के रूप में ये शब्द मैंने कभी किसी पुस्तक में न पढ़ा न सुना। जब नीम और हल्दी का पेटेंट एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने करवा लिया, जिन्हें हमारे देश ने प्रयास करके रिवोक भी करवा दिया था, तब भारतीय अखबारों में बृहद चर्चाओं के माध्यम से पता चला कि हमारे यहाँ भी पेटेंट का सिस्टम है। अब प्रश्न यह है कि जब तक ज्ञान व्यापक नहीं होगा तब तक इनोवेशन भी सीमित रहेगी, और एक आचार्य का धर्म है ज्ञान को प्रसारित करना। किसी भी मुकदमे में ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट उन्हीं के मजबूत होते हैं जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी गहरी होती है। इन कंसेप्ट्स की सही समझ ही ग्रांट और रिजेक्शन के बीच का अंतर तय करती है। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। अगर आप इन्हें धारा को पढ़कर समझना चाहें तो एकदम समझ में नहीं आते, लेकिन यदि संवाद के माध्यम से कोई समझाए तो वो सहज हो जाता है। परंपरागत रूप से शिक्षा हमेशा किसी स्थान से बंधी रही, लेकिन कोविड के बाद से तकनीक ने उस बाधा को समाप्त कर दिया है। जैसे यह सेमिनार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रहा है, तो इसका फ़ायदा भी दुगना हो गया ना। इनोवेशन का भी कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। लोग विषय से नहीं, उसकी कठिन छवि से डरते हैं। मैं रोज़ पेटेंट से जुड़ा काम करता हूँ और मेरे पास कई ऐसे युवा आते हैं, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत जिज्ञासु, लेकिन वो एक चीज़ से हार जाते हैं और वह है भाषा। उन्हें इनोवेशन समझ में आता है पर इन्वेंटिव स्टेप नहीं आता। उन्हें आइडिया समझ आता है पर लीगल डेफिनेशन समझ नहीं आती। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि समस्या ज्ञान की नहीं, समस्या पहुंच की है। दोस्तों, जब भाषा अपनी नहीं होती तो समझ भी पराई हो जाती है। हर व्यक्ति की समझ की गति अलग होती है और कानून को समझने में यह अंतर निर्णायक होता है। यह सेटिंग एल्गोरिथम को संकेत देती है कि आपका कंटेंट किस समुदाय तक पहुंचना चाहिए। यहाँ भाषा बदलते ही पूरी ऑडियंस बदल जाती है। दोस्तों, जो मापा नहीं जाता वह सुधारा भी नहीं जा सकता। ये मैट्रिक्स उसी भूमिका को निभा रहे हैं। यह यूज़र बिहेवियर का स्ट्रक्चर्ड एविडेंस है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का यह मैट्रिक हमें बताता है कि क्या व्यूअर केवल आया है, रुका भी या नहीं, और यह किसी भी कंटेंट की असली परीक्षा होती है। यदि इसे जुड़ाव के रूप में देखें तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि कौन रुका और क्यों रुका। कौन जुड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है और क्यों, यही असली कहानी बताते हैं। ये कंटेंट और ऑडियंस के बीच रिलेशनशिप डायनेमिक्स को दर्शाते हैं कि भरोसा बन रहा है या टूट रहा है। हर प्रैक्टिशनर को ये समझना चाहिए कि उसका दर्शक आता कहाँ से है। यह डेटा हमें बताता है कि आपका कंटेंट खोजा गया, सुझाया गया या शेयर किया गया, और हर सोर्स एक अलग रणनीति की ओर संकेत करता है। नॉलेज की रीच भी सोर्स ड्राइवन है। विश्लेषण के इस स्तर पर रीच, एंगेजमेंट और बिहेवियर तीनों को अलग अलग समझा जाता है।
यहाँ स्क्रीन पर आप व्यू एंड रीच एनालिसिस, जिसमें टोटल व्यूज़, एंगेज्ड व्यूज़, और वॉच टाइम एनालिसिस, जिसमें कुल देखने का समय, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वीडियो का कितना हिस्सा देखा गया, इसके अलावा एंगेजमेंट एनालिसिस, कमेंट्स, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स गेन, लॉस्ट, ये सब आंकड़े देख रहे हैं। यह एनालिसिस हमें बताता है कि कंटेंट का कौन सा भाग प्रभावी है और कहाँ व्यूअर डिसएंगेज हो रहा है। व्यूज़ केवल पहुंच बताते हैं, वॉच टाइम जुड़ाव बताता है और सब्सक्राइबर्स विश्वास का संकेत देते हैं। इस स्लाइड में ये तीनों ही आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर OBS स्टूडियो का व्यू नज़र आ रहा है। इससे आपको पता चलता है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करके अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें विंडो कैप्चर आपको नज़र आ रहा है। इसको ओपन करने से आपको अपने डेस्कटॉप की विंडो को कैप्चर करके यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है। अगर आप अपने OBS स्टूडियो में एक पीछे की बैकग्राउंड को दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपके चैनल का नाम हो, आपका लोगो हो, मोबाइल नंबर हो, जिसे हम आमतौर पर ओवरले या ब्रांडिंग लेआउट भी कहते हैं, तो इससे आप अपने वीडियो को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस विचार का दृश्य रूप दिखा रहा हूँ जो पूरे शोध की आत्मा है। ये मेरी आने वाली पुस्तक का मुखपृष्ठ है। यह मुखपृष्ठ पाठक को आमंत्रण देता है कि वह इस ज्ञान यात्रा में प्रवेश करे। कॉपीराइट रिसिप्ट यानी अधिकार का प्रमाण। बौद्धिक संपदा का सम्मान केवल विचारों से नहीं, उनकी विधिक सुरक्षा से होता है। ये दर्शाता है कि जो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है वह संरक्षित है, स्वामित्व में है और विधिक रूप से मान्य है। पुस्तक के हर अध्याय को इस प्रकार से स्ट्रक्चर करके लिखा गया है कि ज्ञान को सीधे सिद्धांत के रूप में नहीं दिया जाता, उसे एक जीवंत दृश्य में स्थापित किया जाता है ताकि पाठक उसे महसूस कर सके। इस अप्रोच से कॉग्निटिव एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे लर्निंग केवल सुनने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्मृति और अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 और 8 आपके सामने हैं। इसमें एक और समर्पण है जो इस पूरे कार्य की आत्मा को प्रकट करता है, और दूसरी ओर धारा 1 जो इसे विधिक आधार प्रदान करती है। ज्ञान की यात्रा भाव से शुरू होकर विवेक तक पहुंचती है। अब हम इस पुस्तक की उस मूल विशेषता पर आते हैं जो इसे पारंपरिक विधिक पुस्तकों से अलग करती है। दोस्तों, गुरुकुल में शिक्षा कैसे होती थी? संवाद आधारित, प्रश्न आधारित। शिष्य प्रश्न पूछता था और आचार्य उत्तर से उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाते थे। प्रश्न ही वह दीपक है जो ज्ञान का मार्ग दिखाता है। यदि अर्जुन ने प्रश्न न किया होता तो भगवत गीता का ज्ञान प्रकट ही न हुआ होता। एक कक्षा में विद्यार्थी चुप बैठे रहें तो पढ़ाई रटने तक सीमित रह जाती है, लेकिन जैसे ही प्रश्न उठते हैं वही पाठ समझ में बदल जाता है। जहाँ प्रश्न मर जाते हैं वहाँ ज्ञान भी ठहर जाता है। केवल स्टेटमेंट देने से समझ नहीं बनती दोस्तों, प्रश्न और प्रतिप्रश्न ही वास्तविक स्पष्टता प्रदान करते हैं। पाठक केवल पढ़ता नहीं, वह संवाद का हिस्सा बन जाता है, और यही उसे पैसिव रीडर से एक्टिव थिंकर बनाता है।
सही निर्णय केवल प्रोविज़न से नहीं बल्कि उसके पीछे की रीजनिंग से आता है। पाठक केवल उत्तर न जाने बल्कि प्रश्न करने की क्षमता विकसित करे। यहाँ सोचने की दिशा दी जा रही है। इस पुस्तक की आंतरिक संरचना, प्रस्तुति का क्रम सही न हो तो सरल बात भी भ्रम पैदा करती है। यहाँ प्रत्येक अध्याय एक क्रमबद्ध अनुभव निर्मित करता है। पुस्तक के लेखन में यह सतत प्रयास रहा है कि ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ शिष्य स्वयं उत्तर खोजने लगे। कुछ धाराओं का प्रशिक्षण आचार्य जी देते हैं, कुछ में आचार्य जी। एक शिष्य और एक शिष्या के माध्यम से समाज शैली में संवाद होते हैं। कई परिस्थितियों में दोनों शिष्य शिष्या आचार्य जी के मौन को समझते हुए आपस में संवाद के आधार पर उत्तर निकाल लेते हैं। कई बार पूरा तर्क एक ही पंक्ति में समाहित हो जाता है और वही पंक्ति निर्णायक बन जाती है। संक्षिप्त विधिक और दार्शनिक निष्कर्ष ही यह सूत्र हैं जो पुस्तक के लगभग हर अध्याय में समाहित हैं। इनका उद्देश्य बार बार चिंतन करना है। जो प्रावधान आज नहीं हैं वे भी महत्व रखते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि कानून ने किस दिशा में स्वयं को बदला है। इस पुस्तक का लेखन इस सोच के साथ किया गया है कि यह विवेक की यात्रा है जो समय के साथ परिपक्व होनी चाहिए। यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी और प्रिसीशन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, इसलिए यहाँ भाषा नहीं बदली। यहाँ समझ और शुद्धता का संतुलन स्थापित हुआ है। उद्देश्य यह रखा गया है कि ज्ञान न तो सरलता में खो जाए और न ही जटिलता में छिप जाए। हर तर्क को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें। आर्टिकल 343 से लेकर 351 यह बताते हैं कि देश की ऑफिशियल भाषा राजभाषा हिंदी है और साथ ही अन्य भाषाओं के विकास को भी बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्य पर है। लेकिन आर्टिकल 348 एक अलग वास्तविकता प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक संसद कोई और व्यवस्था न करे। देखा जा सकता है कि आज भी जजमेंट और लीगल एजुकेशन मुख्यतः अंग्रेजी में ही है। अब एक न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। यदि न्यायालय स्वयं किसी आदेश को समझ पाने में कठिनाई व्यक्त करे तो यह केवल भाषा का नहीं बल्कि न्याय की प्रक्रिया का प्रश्न बन जाता है। आप स्लाइड को ध्यान से देखें। यहाँ एक केस नहीं है, यहाँ कानून की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। सरला सूद एंड अदर्स वर्सेस पवन कुमार शर्मा, अप्रैल 2017। अब एक न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से हमने इसको स्थिति को समझाया। अब मैं अपने पूरे तर्क को 2 वाक्यों में संक्षेपित करना चाहता हूँ। आप इन्हें स्वयं पढ़ें और महसूस करें, क्योंकि यहाँ पूरे शोध का सार उपस्थित है। मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ, लेकिन संवाद यहीं समाप्त नहीं होता। यदि यह विचार आपको स्पष्ट करता है, यदि आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस कोड को देखिए और स्कैन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम एक नई दिशा की शुरुआत बन जाता है। धन्यवाद।